हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एक नए इंडेस के साथ। और इस इंडेस का नाम है इंडेस 12, जो कि है इनकम टैक्सेस। इस इंडेस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें देखेंगे, वो थोड़ी देर में बात करते हैं। बट अगर इस इंडेस की बात करूं तो ये एक इंडेस बहुत इंपॉर्टेंट इंडेस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ। बट रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में भी ये वाला इंडेस जो है काफ़ी काम आता है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये वाले इंडेस से बहुत घबराहट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में ट्रिकी है। बट डोंट वरी, हम इस इंडेक्स को ऐसे समझेंगे कि ये आपका सबसे फेवरेट इंडेक्स बन जाए और सबसे इजीली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये इंडेक्स बेसिकली बात किस बारे में करता है? आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है, तो इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस का, कुछ ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है देन हाउ वी डू इट जब हम अकाउंटिंग करते हैं। कभी डेप्रिसिएशन रेट्स चेंज होते हैं, कभी कोई एक्सपेंस अलाउड होता है, कोई एक्सपेंस डिसअलाउड होता है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट होता है और जो हमारा अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का नेट प्रॉफिट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सो टैक्सेबल प्रॉफिट जिस पे हम टैक्स पे करते हैं, और नेट प्रॉफिट जो हमारी बुक्स में होता है, इनमें डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस। इसी टैक्सेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, टैक्स में डिफरेंस आता है। नाउ से फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेट प्रॉफिट है 5 lakhs, हाउएवर टैक्सेबल प्रॉफिट सिर्फ 4 लाख आ रहा है, एंड लेट्स अज्यूम टैक्स रेट 30% है। नेट प्रॉफिट पे अगर आप टैक्स पे करोगे तो आपको 1.5 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप अगर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका 1,20,000 का टैक्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस है 30,000 का। 30,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे हमारे अकाउंट्स में, या फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सब हम इस इंडेस में समझेंगे। और ये डिफरेंस क्यों आता है और इस डिफरेंस को आगे कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सभी कुछ हम कवर करेंगे इस इंडेस में। मेजरली ये वाला इंडेस जो है ये बात करता है इनकम टैक्स एप्लीकेशन on the profits and how are you going to treat it. So लेट्स सी कि इस इंडेस का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद में हम समझते हैं कि इस इंडेस में आप कौन सी अलग अलग चीजें देखोगे। तो पहले बात करते हैं स्कोप की। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्सेस। ये प्योरली टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है। टैक्स मतलब क्या, कितना टैक्स आपको पे करना है फॉर दैट ईयर। करंट ईयर का आपका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा इनकम टैक्स के लिए। जीएसटी की बात नहीं करता है ये, इनकम टैक्स की बात करता है। इनकम टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है। Income taxes for the purpose of this standard include all domestic and foreign taxes which are based on taxable profits. जो भी taxes आपके taxable profit पे based होते हैं, वो सभी taxes के बारे में हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात करने वाले हैं। वेदर इट इज डोमेस्टिक टैक्स या फिर फॉरेन टैक्स, जो भी टैक्सेस आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे बेस्ड होते हैं, उन टैक्सेस को हम इस स्टैंडर्ड में डील करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ दोज टैक्सेस इन दिस स्टैंडर्ड। Before we proceed further, it is essential to understand the fundamental principle in recognizing deferred tax. एक deferred tax एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, इसका मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे। क्या लिखा है स्टैंडर्ड में? It is inherent in the recognition of an asset or liability that the reporting entity मतलब कौन सा entity होता है जिसके आप financial statements बना रहे होते हो, उस entity को हम reporting entity बोलते हैं।
expects to recover or settle the carrying amount of that asset or liability. So क्या बोल रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी एक रिपोर्टिंग एंटिटी का एक्सपेक्ट्स टू रिकवर और सेटल द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी. कैरिंग अमाउंट क्या होता है एसेट और लायबिलिटी? कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली द अमाउंट जो आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दिखाते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. If it is probable that recovery or settlement of that carrying amount will make future tax payments larger या फिर smaller than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences, this standard requires an entity to recognize a deferred tax liability or deferred tax asset. So basically क्या हो रहा है यहाँ पे, let's understand this with help of an example. तो से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एसेट है, से एक मशीनरी है. अभी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. से नॉर्मल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, यू आर चार्जिंग इट एट द रेट ऑफ 20%. हाउएवर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको इस पे 15% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. आप कितना चार्ज कर रहे हो? 20%. बट एक्ट क्या बोल रहा है? एक्ट बोल रहा है कि आपको 15% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. नाउ लेट्स से वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो है 5 लाख. लेट्स टेक इट 10, लेट्स मेक इट 10 लाख. 10 लाख हो गई आपकी वैल्यू ऑफ मशीनरी. सो अभी 10 लाख पे अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, ये है नॉर्मल अकाउंटिंग वाला एट 20%. अगर 10 लाख पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वो 2 लाख आएगा. एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, आपको 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो वो आएगा आपका 1,50,000. तो इससे क्या होगा, अगर मशीनरी का हम कैरिंग अमाउंट देखें या जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं अकाउंट्स में, सो कैरिंग अमाउंट अगर देखें फर्स्ट सिचुएशन में तो वो क्या होगा, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख. और अगर कैरिंग अमाउंट देखें हम सेकेंड सिचुएशन में तो वो हो जाएगा 8,50,000. तो मशीनरी के कैरिंग अमाउंट में एक डिफरेंस आ गया. कितने का डिफरेंस? ये है 50,000 का डिफरेंस. अब ये 50,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 50,000 का डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि डेप्रीसिएशन रेट जो हम चार्ज कर रहे हैं और जो डेप्रीसिएशन रेट इनकम टैक्स एक्ट बता रहा है उसमें डिफरेंस है. तो ये 50,000 से आपके मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कम है आपके बुक्स में. आपके बुक्स में तो कम हो गया, तो आपके बुक्स में आपने डेप्रीसिएशन जो है ज़्यादा चार्ज किया है, देन यू एक्चुअली हैव टू चार्ज. तो ये 50,000 के डिफरेंस का हम क्या करेंगे, इस पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें 30% पे तो आएगा 15,000. तो ये 15,000 का क्या करना है, 50,000 अमाउंट हमारे बुक्स में कम दिख रहा है, इसको हम कैसा ट्रीटमेंट देंगे, ये सब कुछ हम इस इंडेस में डील करेंगे. सो हम या तो डेफर टैक्स एसेट बनाएंगे या फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी. तो वो हम समझते हैं थोड़ी देर में कि डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी कौन से सिचुएशन में आएगा. तो सबसे पहले से क्वेश्चन देखते हैं जिससे इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली स्टैंडर्ड में करने क्या वाले. तो आइए चलो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो पीसीए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख. तो 1 लाख का एक मशीन खरीदा है. डेप्रीसिएशन चार्ज इज 20% पर एनम ऑन SLM बेसिस. सो SLM बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे 20% पर एनम इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at 25% per annum as per income tax. So books के हिसाब से क्या है, डेप्रीसिएशन रेट 20%, पर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, डेप्रीसिएशन रेट कितना होना चाहिए, 25%. Assume profit before depreciation and tax ₹80,000 per year. तो
ईयर 1 to 5 में आपको अज्यूम करना है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स जो है वो 80,000 है. 1 to 5 हर साल सेम. कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच ऑफ द 5 years एज पर बुक्स एंड इनकम टैक्स एक्ट. तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है. टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है 500 साल के लिए, दोनों एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो पहले हम देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कैसा ट्रीटमेंट रहेगा. तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रीटमेंट देखेंगे, डेप्रीसिएशन रेट जो हमको कंसिडर करना है वो है 20%. तो चलो देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस एज पर बुक्स. तो सबसे पहले तो आप क्या प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स आ गया जो है 80,000 फॉर एवरी ईयर ईच ऑफ द 5 years. अभी डेप्रीसिएशन रेट क्या है 20%, और ये कौन से बेसिस पे है, SLM बेसिस पे है. सो 1 लाख पे 20% अगर लगाओगे तो आएगा 20,000. 20,000 इज योर डेप्रीसिएशन विच विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर बिकॉज आप SLM मेथड यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, तो वही डेप्रीसिएशन अमाउंट होता है हर साल. सो हमने डेप्रीसिएशन लिख दिया यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 एवरी ईयर. अभी आएगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा 60,000 हर साल का. अभी टैक्स रेट क्या दिया है, टैक्स रेट कुछ मेंशन नहीं किया है, तो लेट्स अज्यूम टैक्स रेट है 30%. एंड जनरली कंपनीज के लिए 30% टैक्स रेट होता है, तो 30% हम लेते हैं. अभी यहाँ पे अगर आप 30% अप्लाई करोगे, किस पे अप्लाई करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 30% आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो हर साल 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 आएगा. एंड टोटल जो होगा 5 साल का वो हो जाएगा आपका 90,000. सो टोटल टैक्स जो आपने पे किया है 5 सालों में वो है आपका 90,000. अभी चलो देखते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा होगा. सो इनकम टैक्स के हिसाब से भी प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स तो सेम ही रहेगा 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000. बट इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन क्या रेट पे चार्ज हो रहा है, 25% पे. SLM है 25% है, तो 1 लाख का 25% वुड कम टू 25,000. 25,000 है आपका डेप्रीसिएशन. सो इसका मतलब है लास्ट ईयर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 साल में 1 लाख का पूरा वैल्यू जो है फिनिश हो जाएगा डेप्रीसिएट करके. सो यू सी 25,000 25,000 25,000 25,000 लास्ट ईयर में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसेट का पूरा डेप्रीसिएशन हो चुका है, इसलिए लास्ट ईयर कोई डेप्रीसिएशन का अमाउंट नहीं है. एंड यू सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है, 55,000 55,000 55,000 55,000 और 80,000 लास्ट ईयर में, क्योंकि कोई डेप्रीसिएशन नहीं है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000 है. अभी आप टैक्स अगर कैलकुलेट करो इस पे, तो 30% ऑफ 55,000 आता है 16,500 एवरी ईयर 16,500, और लास्ट ईयर में इट गोज टू 24,000 because that is 30% of 80,000. लास्ट ईयर में प्रॉफिट इज 80,000, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका आता है 24,000. बट यहाँ पे भी टोटल टैक्स अगर आप कैलकुलेट करो 5 साल का, इट इज 90,000. नाउ इफ वी सी यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आ रहा है. क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ फर्स्ट ईयर में टैक्स कितना पे किया एज पर बुक्स 18,000, पर एज पर इनकम टैक्स टैक्स कितना आ रहा था 16,500. तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,500. 18,000 माइनस 16,500 आप करो तो 1,500 का डिफरेंस आता है पहले 4 सालों में इन द टैक्स अमाउंट. कितना डिफरेंस है, चारों साल फर्स्ट 4 years 1,500 का डिफरेंस है. और लास्ट ईयर अगर आप देखो यहाँ पे कम 18,000 और यहाँ पे ज़्यादा 24,000 अमाउंट जो है वो पे हुआ है. तो अगेन ये 6,000 का डिफरेंस है. अभी इस डिफरेंस का करना क्या है, या इस डिफरेंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे. सो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1,500 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि इनकम टैक्स एक्ट आपसे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे करंट ईयर में सिर्फ 16,500 ही टैक्स मान रहे हैं. आपको 18,000 टैक्स नहीं पे करना है, आपको 16,500 के हद तक का टैक्स पे करना है. अभी इसका मतलब क्या 1,500 पे करेंगे ही नहीं क्या कभी,
नहीं, 1500 आप पे करोगे पर अभी नहीं, फ्यूचर में। फ्यूचर में आप देखो ये पूरा टोटल अप होके टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही आ रहा है, टैक्स एक्सपेंस तो सेम ही आ रहा है, पर इन द करंट ईयर अगर आप देखो तो एज पर बुक्स आपको 18,000 पे करना है, पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको 16,500 ही पे करना है, 1,500 रुपए का डिफरेंस है। अभी अब जब हम हमारे अकाउंट्स बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, फिर उसके बाद में डेप्रीसिएशन। हम नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रेट होता है डेप्रीसिएशन का वही रेट लिखते हैं। सो ये 20% होना चाहिए, 20%, तो 20,000 आ गया। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स एक्सपेंस उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अभी टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? सो टैक्स एक्सपेंस तो टोटल ये 18,000 जितना ही होगा, क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपके प्रॉफिट पे इतना टैक्स आपको पे करना है। हाउएवर ये जो 18,000 है इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा करंट टैक्स, मतलब जो हमको इस साल के लिए पे करना है, और दूसरा होगा डेफर्ड टैक्स। तो ये जो वर्ड है डेफर्ड, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना या डिले करना। सो यहाँ पे 18,000 में से करंट टैक्स कितना होगा? सो एज पर इनकम टैक्स आपका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 16,500। सो ये 16,500 जो है वो हो गया आपका करंट टैक्स, और जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट जो था 1,500 का, वो हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स। तो ये जो 1,500 रुपए है ये हमको अभी नहीं पे करना है, हमको आगे पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं, ये हमारी लाइबिलिटी है, बट जो फ्यूचर में अराइज होगी हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। सो ये 1,500 रुपए जो है इसको हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। हमारे अकाउंट्स में हम टैक्स एक्सपेंस जो है पूरा 18,000 का दिखाएंगे। हाउएवर उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, करंट टैक्स जो अमाउंट हमको अभी पे करना है एक्चुअली फॉर द ईयर, एंड दूसरा कंपोनेंट होगा डेफर्ड टैक्स, मतलब जो अमाउंट शायद लायबिलिटी बन के आएगा आगे। तो वही आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाना होता है। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट करंट टैक्स कितना है? 16,500, डेफर्ड टैक्स 1,500 है। सो टोटल 18,000 ही हम माइनस करते हैं, एंड विच गिव्स यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 42,000। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे डेप्रीसिएशन रेट अलग है एज पर द अकाउंटिंग एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और उसकी वजह से टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं वो हमने समझा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और इजीली समझ में आएगा कि डेफर्ड टैक्स एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी समझते हैं, उसके बाद में हम थियोरेटिकली समझेंगे। सो बेसिकली ये डिफरेंसेस क्यों आता है? टैक्सेबल प्रॉफिट और आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें डिफरेंस होता है, इसीलिए ये डिफरेंसेस आते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लैक्मे लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख। सो 2 लाख का मशीन परचेज किया है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन SLM बेसिस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सो अकाउंट्स के हिसाब से इट इज 20%। हाउएवर इट इज 30% पर एनम ऑन SLM बेसिस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है 30%, और नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहे हैं, अकाउंटिंग बोल रहा है 20%। Assume profit before depreciation and tax is 5 lakh. Calculate tax expense as per Ind AS 12 in books of accounts and make journal entry. So पहले tax expense calculate करना है। अभी tax expense का मतलब क्या होता है? Tax expense is current tax plus deferred tax.
सो टैक्स एक्सपेंस जो होता है आपका इज अ सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स. करंट टैक्स क्या होता है? समथिंग विच यू हैव टू पे फॉर द करंट ईयर. द टैक्स विच यू हैव टू पे फॉर द करंट ईयर आपका करंट टैक्स होगा. और डेफर्ड टैक्स क्या होगा? अभी नहीं पे करना है, जो आगे पे करना होगा, जो आगे पे करना पड़ेगा. दैट बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स. अभी नहीं पे करना है, अभी लायबिलिटी नहीं है, पर आगे फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है. तो जब आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने बोला गया है, इट इज द टोटल ऑफ योर करंट टैक्स प्लस योर डेफर्ड टैक्स. सो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल आपको देगा आपका टैक्स एक्सपेंस. तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे. तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस. टैक्स एक्सपेंस का कंप्यूटेशन करना है हमको. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स से. अमाउंट हमको दिया है कितना? 5 लाख. प्रॉफिट बिफोर depreciation and tax. So the amount is 5 lakh. अभी इसमें से आपको सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा. तो लेस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कितना आएगा आपका? तो ये डेप्रीसिएशन एट द रेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है आपका 20% पर एनम. सो डेप्रीसिएशन एट द रेट 20% जो होगा आपका 1 लाख. सॉरी 1 लाख नहीं, 20% ऑफ 2 लाख होगा, जो होगा आपका 40,000. अभी आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अभी इसमें से हम डिडक्ट करते हैं आपके टैक्स एक्सपेंसेस. अभी टैक्स एक्सपेंस में तो दो कंपोनेंट्स होते हैं. क्या क्या? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स. अभी हमको ये फिगर्स पता नहीं है करंट टैक्स का क्या अमाउंट है और डेफर्ड टैक्स का क्या अमाउंट है, तो इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. आते हैं हम वर्किंग नोट पे. वर्किंग नोट नंबर 1 जो होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एज पर आईटी एक्ट. जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके करंट टैक्स का कैलकुलेशन क्या रहेगा, करंट टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे. इसके लिए अगेन विल मेक अ स्टेटमेंट. तो आपका प्रॉफिट क्या है बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस? इट इज 5 lakhs. तो उसको हम पीबीडीटी बोलते हैं. इसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे. अभी डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितने परसेंटेज पे है? 30%. So this is 30% of 2 lakh because the cost of the machine is 2 lakh. So ये हो गया 60,000. So आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इधर आएगा 4,40,000. अभी टैक्स एट द रेट 30% इस पे कितना आएगा? इट विल बी 1,32,000. सो आपका करंट टैक्स जो है वो हो जाएगा 1,32,000. सो लेट्स राइट इट हियर.
ये वर्किंग नोट 1 से आया हमको 1,32,000। ये हो गया करंट टैक्स। अभी डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। So working note 2, calculation of deferred tax. तो जब आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता है उसके लिए आपको अलग अलग चीजें कैलकुलेट करनी होती है। वन इज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी। अभी कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होता है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो फाइनल अमाउंट पे आप अपनी मशीनरी को अपने बुक्स में दिखाओगे, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। सो इट इज बेसिकली द अमाउंट एट विच योर द मशीनरी विल बी शोन इन योर बैलेंस शीट। सो यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू कितना है? 2 लाख माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किसके हिसाब से? डेप्रीसिएशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। सो डेप्रीसिएशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आता है 40,000, बिकॉज आपका डेप्रीसिएशन रेट इज 20%। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? 1,60,000। सो 1,60,000 इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेकेंड चीज जो आपको कैलकुलेट करनी होती है वो होता है टैक्स बेस। टैक्स बेस ऑफ द मशीनरी। अभी टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? टैक्स बेस इज बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, वो डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज कर रहे हो तो आपके मशीनरी का कैरिंग अमाउंट क्या होगा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से हमको 30% दिया है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है 60,000। सो विच मीन्स हमारा टैक्स बेस यहाँ पे होगा 1,40,000। तो कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंट्स इज 1,60,000 एंड कैरिंग अमाउंट एज पर इनकम टैक्स इज 1,40,000, जिसको हम टैक्स बेस बोलते हैं। सो ये जो टैक्स बेस आया और जो हमारा कैरिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है जो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस है 20,000 रुपीज का। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट अलग है और वो रेट चेंज की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी, बट आगे ये जो 20,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो आगे चार्ज होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। इनकम टैक्स एक्ट में हम पहले ही चार्ज कर रहे हैं हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आगे रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए ये जो 20,000 है इसको हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइमिंग डिफरेंस। अभी टाइमिंग डिफरेंस आ गया, अभी इसको डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डेफर्ड टैक्स वुड बी, इस टाइमिंग डिफरेंस पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 30% के हिसाब से 6,000 रुपए। सो ये 6,000 रुपए जो है ये बन जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स। सो ये कंप्यूटेशन में आके पहले लिख देते हैं। वर्किंग नोट 2 के हिसाब से आपका डेफर्ड टैक्स इज 6,000। सो टैक्स एक्सपेंस का टोटल वुड बी 1,38,000 इज योर टोटल टैक्स एक्सपेंस। सो ये 6,000 जो डेफर्ड टैक्स है ये क्या बोल रहा है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये 6,000 आपको अभी नहीं पे करने हैं, ये 6,000 आपको पे करने हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अभी नहीं पे करना है, ये 6,000 आपको आगे पे करना पड़ेगा, अभी ये लायबिलिटी अराइज नहीं हुआ है। तो हम डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले एसेट का कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, टैक्स बेस निकालेंगे, टाइमिंग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उस टाइमिंग डिफरेंस पे वी आर गोइंग टू चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, जो भी टैक्स रेट दिया होता है, और दैट विल गिव अस द डेफर्ड टैक्स का अमाउंट। वो हमको डेफर्ड टैक्स का अमाउंट देगा।
एक और तरीका जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डेफर्ड टैक्स, बट एग्जाम में आपको ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। सो अगर आपने यहाँ पे ये कैलकुलेशन देखा है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमको करंट टैक्स आ गया। अभी सिमिलरली अगर अकाउंट्स के हिसाब से हम करंट टैक्स निकालते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, तो वो क्या होता, 5 लाख हमारा पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस। हमारा डेप्रीसिएशन होता 40,000 ओनली, तो 4,60,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता। और इस पे अगर हम 30% टैक्स चार्ज करते तो वो होता 1,38,000। सो 1,38,000 माइनस 1,32,000, द डिफरेंस इज ऑफ 6,000 विच इज नथिंग बट योर डेफर्ड टैक्स। तो ये एक तरीका था, सिंपल तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स। हाउएवर एग्जाम में आपको ये पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपको डेफर्ड टैक्स का अमाउंट आया कैसे। तो ये तो हमने फिगर आउट कर लिया कि टैक्स एक्सपेंस जो है वो है 1,38,000 बाय, बिकॉज टैक्स एक्सपेंस इज द टोटल ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अभी इसमें उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करने बोला है। सो टैक्स एक्सपेंस के लिए आपकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या रहेगी। सबसे पहली एंट्री अपन लिखते हैं फॉर करंट टैक्स। सो दिस इज द टैक्स जो आपको करंट ईयर में पे करना है। सो करंट टैक्स एक्सपेंस है आपका, तो वो डेबिट होगा। सो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितना, 1,32,000। एंड जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाओगे वो क्रेडिट होगा कितने से, 1,32,000 से। फिर सेकेंड एंट्री आएगी आपकी डेफर्ड टैक्स के लिए। तो ये तो हो गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो आपके पीएनएल में दिख रहा है, वो आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा, तो हम इसको डेबिट करेंगे 6,000 से। पर क्वेश्चन ये आता है क्रेडिट किसको करेंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है जो होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। इस सिचुएशन में हम इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, हम इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 6,000 का टैक्स लायबिलिटी अभी नहीं अराइज हुआ है, पर फ्यूचर में ये अमाउंट मुझे पे करना है। अभी मैं कितना पे कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ 1,32,000 पे कर रही हूँ, मैं 1,38,000 नहीं पे कर रही, विच मीन्स वॉट, मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस 138 का है, पर मैं पे कितना कर रही हूँ, 132 कर रही हूँ। तो ये 6,000 जो है मुझे आगे पे करना पड़ेगा, आगे आई हैव टू पे द 6,000। सो इसलिए ये 6,000 जो है मेरा लायबिलिटी होता है। तो मैं एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट बनाऊंगी जो मेरे लायबिलिटी साइड में दिखेगा इन माय बैलेंस शीट। अगर आपको याद है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमने देखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट दिखाते हैं, जो भी ज़्यादा होता है उस हिसाब से हम उसको शो करते हैं, उस हिसाब से हम उसको प्रेजेंट करते हैं इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट यहाँ पे सिंस वी हैव ओनली वन एडजस्टमेंट विच इज बीन गिवन, एक ही चीज हो रही है, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया क्योंकि इतना अमाउंट मुझे अभी नहीं पे करना है, ये अमाउंट हम पे करेंगे इन द फ्यूचर। तो वो हो गया आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी थर्ड एंट्री होगा इन दोनों एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करना। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा विथ 1,38,000 and to current tax expense जो है आपका 1,32,000 deferred tax expense जो आपका 6,000। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके बैलेंस शीट में जाएगा, ये वाला जो है ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी बैलेंस शीट में जाते हैं। नेट दिखाते हैं हम करंट लायबिलिटी या फिर एडवांस टैक्स, जो भी जिस हिसाब से भी पेमेंट हुआ हो उस हिसाब से वी शो इट। सो आई होप अभी आप लोगों को बेसिक्स जो है डेफर्ड टैक्स के वो क्लियर हो गए। तो अभी चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं और समझते हैं अलग अलग टर्म्स का मीनिंग क्या है इन दिस पर्टिकुलर इंड एस।
सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पे अगर हम आए, सबसे पहला है टैक्स एक्सपेंस। सो टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? इट मींस टैक्स एक्सपेंस जो रिकॉग्नाइज हुआ है इन द बुक्स एज पर इंड एस। सो एज पर इंड एस जो आप नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हो, जो आप अपने बुक्स में दिखा रहे हो, उसको हम टैक्स एक्सपेंस बोलेंगे। तो इट इज करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। सो इट अगेन डिपेंड्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन whether it is a deferred tax asset or a deferred tax liability। अभी बात करते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस की। करंट टैक्स एक्सपेंस मतलब क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, वो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस होगा। सो करंट टैक्स एक्सपेंस मतलब क्या? द अमाउंट पेएबल एज प्रॉफिट इन द करंट ईयर, अमाउंट पेएबल एज टैक्स इन द करंट ईयर। करंट ईयर में आप कितना टैक्स पे करने वाले हो। और अभी बात करते हैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की। सो इट इज अ टेम्पररी सेविंग इन टैक्स और पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो क्या होता है डेफर्ड टैक्स? ये एक टेम्पररी डिफरेंस है। ये क्यों अराइज हो रहा है? टाइमिंग डिफरेंस के वजह से, टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से, बिटवीन व्हाट? बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज दिए। सो करंट टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, डेफर्ड टैक्स के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस, सो पीएनएल डेबिट टू करंट टैक्स टू डेफर्ड टैक्स। एंड अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो एडवांस टैक्स टू बैंक अकाउंट, जो भी पेमेंट आपने किया है उस हिसाब से आपका जर्नल एंट्री जो है वो होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिखाते हो आप? करंट लाइबिलिटी के हेड में, एंड एडवांस टैक्स आप दिखाते हो करंट एसेट्स के हेड में। हावेवर आप इन दोनों को नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो इन द बैलेंस शीट अंडर रेस्पेक्टिव हेड। तो अगर से पेएबल ज़्यादा है, प्रोविजन ज़्यादा है, तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर एडवांस टैक्स पेमेंट ज़्यादा है तो वो एसेट साइड में दिखेगा इन योर बैलेंस शीट। सो विद दिस हमने समझा है कि डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन कैसा होता है, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स, और उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक बार ये देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या समझा है इंड एस 12 में। तो हमने इंड एस 12 स्टार्ट किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्सेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे दोगे इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज बेसिकली जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो नॉर्मल प्रॉफिट आप दिखाते हो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट एज पर बुक्स। अभी बात करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट की। टैक्सेबल प्रॉफिट जो होता है, इट इज प्रॉफिट ऑन विच इनकम टैक्स इज पेड। सो वो प्रॉफिट जिस पे आपको इनकम टैक्स पे करना है, वो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होता है। अभी क्या होता है, बुक्स में और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। वैसे ही जैसे फिल्मों में और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है, वैसे ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रियल लाइफ में भी काफी डिफरेंस होता है। अभी बुक्स तो आप मेंटेन कर रहे हो एज पर योर इंड एस, एज पर इंड एस आप अपने बुक्स तो मेंटेन कर रहे हो। हाउएवर रियल लाइफ में क्या होता है,
रियल लाइफ में आपको टैक्स ना इस अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं पे करना है, आपको टैक्स पे करना है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अभी कभी कभी कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट ना अलग होता है इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंड एस के हिसाब से, और इनकम टैक्स के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। तो उसकी वजह से ये जो दोनों प्रॉफिट्स है, इन दोनों प्रॉफिट्स में भी थोड़ा डिफरेंस आता है। और अगर मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है तो मेरे टैक्स अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा। तो उस टैक्स अमाउंट के डिफरेंस को मैं कैसे ट्रीट करूंगी, वो बात हमने इस इंड एस में समझी है। तो हम उसको ट्रीट करते हैं एज डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्यों अराइज होता है? डेफर्ड टैक्स अराइज होता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस बोल सकते हैं या हम इसको टेम्पररी डिफरेंस भी बोल सकते हैं। It can either be called as timing difference or can be called as a temporary difference as well. तो इस वजह से डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है एंड वी हैव टू शो इट सेपरेटली इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी बात करते हैं करंट टैक्स की। करंट टैक्स जो है इट इज द टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट। तो करंट टैक्स क्या हुआ? करंट टैक्स इज द टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं। टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम करंट टैक्स बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं। टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसको हम करंट टैक्स बोलते हैं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे का टैक्स। सो वो जो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ टैक्स आता है वो होता है हमारा डेफर्ड टैक्स। अभी डेफर्ड टैक्स क्यों अराइज हो रहा है? डेफर्ड टैक्स इज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड द taxable profit. So it is the difference in the tax which is payable by an organization as a result of change in the accounting profits and the taxable profit. Because of the difference in them, जो हमारे टैक्स में भी डिफरेंस आता है, टैक्स एक्सपेंस में डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। अभी डेफर्ड टैक्स भी दो टाइप्स का होता है, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट हो सकता है या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकता है। हमने अभी समझा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये जो टैक्स पेमेंट है ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, वी विल हैव टू पे इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हमको फ्यूचर में कभी ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है हमारा, इट इज अ टैक्स लायबिलिटी जो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, आगे अराइज होगी। तो आगे मुझे पे करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा वो टैक्स लायबिलिटी को। सो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी एग्जिस्टिंग नहीं है पर आगे अराइज होगी, उसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। एंड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं या टैक्स एक्सपेंस बताते हैं, इट इज द टोटल ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। The tax expense which we show in our balance sheet, it is a total of your करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो, और डेफर्ड टैक्स दैट इज जो टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से टैक्स कैलकुलेशन होता है उसको हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। सो वो हमारे टैक्स एक्सपेंस में दिखेगा इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इतना चीज हमने समझा है अभी तक अबाउट इंड एस 12। मूविंग अहेड, सो इंड एस 12 क्या बोलता है? बैलेंस शीट अप्रोच इज यूज टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। सो हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज करते हैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन के लिए। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। सो हमने देखा था कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का मतलब क्या है। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? इट मीन्स बैलेंस ऑफ रेलिवेंट एसेट्स लायबिलिटीज एज पर
इंडेस मतलब आप नॉर्मल इंडेस जो अप्लाई करते हो उसके हिसाब से जो आपका बैलेंस आता है ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं. However, tax base क्या होता है? It means the amount of relevant asset liability that would appear in the balance sheet as per Income Tax Act. So, in simple words, आपका carrying amount क्या है? कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली जो अमाउंट आपके बैलेंस शीट में अपियर होता है एज पर इंडेस. इंडेस 12 नहीं, एज पर इंडेस मतलब जो पीपी वाला इंडेस आप अप्लाई करते हो उसके हिसाब से जो आपके बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिखना चाहिए उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं. तो द बैलेंस ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट एज पर अकाउंट्स या फिर एज पर इंडेस हो गया आपका कैरिंग अमाउंट. और टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस भी बैलेंस ही होता है. इट इज द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. It is a balance of assets and liabilities, but not as per Ind AS. It is the balance of assets and liabilities as per Income Tax Act. सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या वैल्यू या क्या बैलेंस होना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो होता है आपका टैक्स बेस. कैरिंग अमाउंट एज पर इंड एस होता है, टैक्स बेस आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है. तो जब भी हमको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता है विल हैव टू सी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑल्सो द टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उस पे अगर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा deferred tax का amount. So we'll get the deferred tax amount this way. This is how we do the calculation of deferred tax. तो चलो अभी एक और question देखते हैं upon calculation of deferred tax. चलो let's start with another question. So question number 3 है, Sikandar Limited purchased a machine for rupees 5 lakh. So 5 lakh is the value of machine purchased. Depreciation is charged at the rate of 20% per annum on SLM basis in books and 30% as per income tax. तो again depreciation rate में change है. Tax rate is 30%. कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन तो आपको सिर्फ डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने बोल रहा है बट हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विल कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस एज वेल. तो चलो लेट्स मेक द स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन. सबसे पहले लेट्स मेक इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस. बट यहाँ पे इन्होंने ओके यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिया नहीं है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस. बट एक काम करते हैं, चलो प्रॉफिट का वैल्यू लेते हैं. लेट्स से प्रॉफिट का वैल्यू इज से समवेयर अराउंड 6 lakhs. ये सिर्फ हमारे लिए सॉल्व करने के लिए ताकि हमको भी समझ में आए. ठीक है. सो प्रॉफिट का वैल्यू इज 6 lakhs. दिस इज प्रॉफिट बिफोर depreciation and taxes. इसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे. तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस. डेप्रीसिएशन क्या रेट दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 20% के बेसिस पे. तो यहाँ पे हम 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. 20% ऑफ 5 लाख तो होता है 1 लाख. तो 5 lakh becomes what? 5 lakh becomes your profit before tax.
अभी इसमें से हम टैक्स एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे जो होता है, इसमें के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट टैक्स और deferred tax. So for this we'll have to make in working notes. So पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट टैक्स एज पर व्हाट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारा प्रॉफिट है 6 लाख। डेप्रीसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इज एट चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%। सो इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। सो 5 लाख का 30% जो होता है 1,50,000। सो ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 4,50,000। 4,50,000 इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। सो 30% हमको टैक्स रेट दिया हुआ है तो वील कैलकुलेट इट। सो इट विल कम टू समवेयर अराउंड 1,35,000। 1,35,000 जो है दिस इज योर current tax. So this amount of 1,35,000 is your current tax. अभी working note 2 बनाते हैं। So here we'll calculate deferred tax. डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है। कौन सी दो चीजें? वन इज द कैरिंग अमाउंट, सेकेंड इज द टैक्स बेस। सो कैरिंग अमाउंट क्या होगा एसेट का? एसेट का वैल्यू इज 5 लाख एंड डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स इज 1 लाख। ये जो था 1 लाख का, दिस इज एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा आपके एसेट का? कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। सो 4 lakh is the carrying amount of your asset. अभी now calculating the tax base. So again 5 lakh is the value. Depreciation कितना है as per income tax act? It is 1,50,000. So यहाँ पे जो वैल्यू आएगा टैक्स बेस का इट इज 3,50,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ टैक्स बेस। अभी ये हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइमिंग डिफरेंस जो है 50,000. So the timing difference is 50,000. Now you have to calculate the deferred tax. So it is 30% of 50,000 जो आएगा 15,000. So the for the year 1 आपका deferred tax कितना होगा? For year 1 आपका deferred tax होगा 15,000. So यहाँ tax expense में लिखते हैं current tax is 1,35,000 and deferred tax कितना है 15,000. अगर आप डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंस भी कैलकुलेट करो 30% ऑफ 5 लाख तो आता है 1,50,000. सो टैक्स एक्सपेंस विल बी 1,50,000 बट उसका बाइफर्केशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा.
सो आपका करंट टैक्स हो गया 1,35,000 एंड टैक्स डेफर्ड टैक्स इज 15,000. टैक्स एक्सपेंस is 1,50,000. So 1,50,000 बन जाता है आपका टैक्स एक्सपेंस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. हाउएवर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने बोला था, तो आपका क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर वुड बी ओनली दिस मच. सिर्फ इतना ही आपको सॉल्व करने को बोला था इन द क्वेश्चन. हमने पूरा सॉल्व किया ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की और अच्छे से हो जाए. सो आप ये नोट डाउन कर सकते हो एंड you can try solving in more sums taking in different depreciation rates. Abhi, let's go back and let's understand a few more important points about the Ind AS जो हमको इनकम टैक्सेस के बारे में बताता है. अभी तक हमने सिर्फ डेप्रीसिएशन एक ही एडजस्टमेंट देखा है. हाउएवर अलग अलग चीज़ों की वजह से भी इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक्ट में अलग चीज़ों का अलग एडजस्टमेंट होने की वजह से भी टैक्सेबल प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है. सो जनरली क्या होता है, आप जब अकाउंट्स बनाते हो, आपके कौन से बेसिस पे आप अकाउंट्स बनाते हो? अकाउंट्स आप बनाते हो अक्रूअल बेसिस पे, राइट? सो योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड ऑन अक्रूअल बेसिस. बट इनकम टैक्स एक्ट में अक्रूअल बेसिस नहीं फॉलो होता है. इनकम टैक्स एक्ट अक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करता. इनकम टैक्स एक्ट पेमेंट या रिसीट बेसिस फॉलो करता है. पेमेंट या रिसीट बेसिस फॉलो करने का मतलब इज बेसिकली कि जब पैसा रिसीव होता है या जब एक्चुअली पेमेंट किया जा रहा है, that is the point in time where which income tax considers. So accounts जब आप prepare करते हो, our accounts are made on accrual basis. However, when we are calculating profits as per income tax act, we are not following accrual basis but payment या receipt basis पे income tax जो है काम करता है. And that is the reason why there's this difference which arises in the accounting profit and in the taxable profit. सो अभी तक हमने समझा है रेफर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, करंट टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके. अभी अगर कोई आपसे ये पूछे कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स सी. सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट डज डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मीन, हियर्स द मीनिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस. इट इज अ टेम्पररी सेविंग. क्या है? टेम्पररी सेविंग है. किस में? इन टैक्स, क्योंकि शायद आपको अभी नहीं पे करना पड़े, आपको बाद में फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. और पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स या तो टेम्पररी सेविंग है या फिर एडिशनल टैक्स है जो आप पे कर रहे हो ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंसेस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो बेसिकली अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है और आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का मीनिंग लिखना पड़े, तो दिस इज द मीनिंग विच यू हैव टू राइट. क्या है? या तो सेविंग है या फिर एडिशनल टैक्स पेमेंट है जो आप कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि टेम्पररी डिफरेंसेस है किस में? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में. किसके? एसेट्स और लायबिलिटीज के. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपका टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स वगैरह कैलकुलेट होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. से देयर इज अ कंपनी स्वस्तिक लिमिटेड. सो स्वस्तिक लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने से मशीनरी परचेज की है जिसका कॉस्ट है से ₹1,00,000. और let's change it, let's make it only 50,000. 50,000 की मशीनरी परचेज किया या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज किया. अभी डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स इज एट द रेट ऑफ 20%. डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट
इसे एट द रेट ऑफ 50%, 50% डेप्रीसिएशन है किसमें, इनकम टैक्स एक्ट। अभी आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, यूजफुल लाइफ जो है मशीन का 5 years है, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है टैक्स एक्सपेंस। व्हाट विल बी द टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर 5 years। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या अमाउंट आएगा। एंड लेट्स अज्यूम प्रॉफिट फॉर ऑल द 5 years इज ₹1,00,000। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करते हैं कंप्यूटेशन एज पर Ind AS, that is accounts as per Ind AS। सो आपको 5 साल का कैलकुलेशन करना है। Here comes in year 1, 2, 3, 4 and 5। So we write in the particulars here। So सब सालों का प्रॉफिट जो है वो तो सेम ही रहेगा। So that is 1,00,000। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 20% डेप्रीसिएशन दिया है, 20% किसका, 20% ऑफ 50,000 जो होगा आपका 10,000। सो डेप्रीसिएशन हो गया आपका 10,000। Now comes in your PBT, which is profit before tax। So it is 90,000, 90,000, 90,000। Now less tax rate 30% है at the rate of 30%। So 30% of 90,000 होता है 27,000। सो आपका नेट प्रॉफिट जो है या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 63,000। सो दिस बिकम्स इन योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। अभी हम कंप्यूटेशन करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस। सो इट इज 1,00,000।
सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अभी डेप्रिसिएशन रेट है 50%, तो 2 साल में ही वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 25,000, यहाँ पे कुछ नहीं। So here comes in your depreciation, profit before tax. अभी करते हैं टैक्स कैलकुलेशन। सो 30% इज द टैक्स रेट जो अप्लाई करेंगे। ये हो गया 22,500, 22,500 और ये 30,000, 30,000, 30,000। This is your taxable profit. सो ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। अभी अगर हम कैलकुलेट करें, सो आपका नेट प्रॉफिट है 52,500, 70,000, 70,000 and 70,000. Now कैलकुलेटिंग द टोटल टैक्स। पहले ऊपर का टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। So 27,000, 27,000, 27,000 for 5 years. So total tax here would be 1,35,000. तो 1,35,000 है आपका टोटल टैक्स इधर। और यहाँ पे अगर हम टोटल टैक्स कैलकुलेट करें तो कितना आता है? सो इट इज सो इट इज ऑल्सो 1,35,000। तो विद दिस आपको क्या समझ में आया? ये तो समझ में आया टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका एम ही रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि जो टैक्स अमाउंट है दैट विल डिफर, द टैक्स अमाउंट विल डिफर इन द ईयर। सो बेसिकली टैक्स एक्सपेंस आपका 27,000 ही रहेगा, पर उसमें से करंट टैक्स लायबिलिटी कितना है आपका? 22,500। सो 22,500 आपका करंट टैक्स लायबिलिटी है। सो करंट टैक्स इज 22,500। हाउएवर टोटल टैक्स कितना आ रहा है एज पर अकाउंट्स? इट इज 27,000। सो जो 4,500 है ये हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स। सो 4,500 जो है दैट विल बिकम योर डेफर्ड टैक्स। सो ये था एक फुल फ्लेजेड one more example to make you understand it more easily and more in depth कि deferred tax calculation actually कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने ना सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व किए वो डेप्रिसिएशन पे बेस्ड थे, बट एग्जाम में आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस तो सिर्फ आने वाले हैं नहीं, और भी दूसरे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्रिएट होता है। अभी वो क्या क्या चीज़ें होती है या क्या क्या चीज़ों की वजह से टेम्पररी डिफरेंसेस आते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझा है, डेफर्ड टैक्स एसेट अभी बाकी है। तो पहले हम लोग लायबिलिटी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में एसेट पे जाएंगे। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, इसका मतलब क्या? अभी आपने टेम्पररी सेविंग किया है इन पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्यूचर में आपको वो टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से। सो इफ वी टॉक ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, ये क्या होता है? इट लीड्स टू एन एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा अभी करंट डिफरेंसेस की वजह से।
तो उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। और अगर उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। सो जब भी कोई डिफरेंस आपको आगे फ्यूचर में एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स करने पे मजबूर करे, वो हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो किस किस वजह से आएगा ये, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस। सो अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है इज मोर देन द टैक्स बेस, उसके वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमने जो भी डेप्रीसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी अगर आप देख लो, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एसेट का इधर एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज लेस देन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर इंड एस। सो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। सो कब क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एसेट इज मोर देन योर टैक्स बेस, या फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन टैक्स बेस। सो अगर हम एसेट की बात करें तो कैरिंग अमाउंट शुड बी मोर देन द टैक्स बेस, और अगर लायबिलिटी की बात करें तो कैरिंग अमाउंट शुड बी लेस देन द टैक्स बेस। तो उस सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा, उस सिचुएशन में क्रिएट होगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली फ्यूचर में आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वो मतलब होता है दैट इन फ्यूचर यू विल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा, या फिर थोड़ा ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। और उसी का उल्टा होता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। लायबिलिटी में आपको फ्यूचर में पे करना पड़ रहा है, अभी करंटली सेविंग्स हो रहा है। एसेट के सिचुएशन में क्या होगा, करंटली आप पे कर रहे हो, फ्यूचर में आपको एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। सो सेविंग्स ऑफ टैक्स होता है फ्यूचर के लिए जब हम डेफर्ड टैक्स एसेट की बात कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ अ डेफर्ड टैक्स एसेट, देयर इज अ सेविंग्स ऑफ टैक्स इन फ्यूचर, नॉट करंटली। करंटली यू आर पेइंग समथिंग मोर, करंटली आप ज्यादा पे कर रहे हो, फ्यूचर में वो आपके लिए सेविंग्स बन जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो अमाउंट ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम योर डेफर्ड टैक्स एसेट। सो व्हेनेवर देयर इज अ सेविंग्स ऑफ टैक्स इन फ्यूचर, वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। बट अगर करंटली सेविंग्स ऑफ टैक्स हो रहा है तो वो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। So additional payment of tax in future is equal to your deferred tax liability. Savings of tax in future is your deferred tax asset. So simple way में अगर हम लिखे तो additional payment of tax in future, इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर एडिशनल सेविंग्स इन टैक्स है, कब, इन फ्यूचर, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। So when there are temporary savings now and you will have to pay additional tax in future, that will become your deferred tax liability. And if you are paying additional tax now and there will be savings in future, that will become your deferred tax asset. तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस दो अलग अलग चीजें होती है। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस मतलब क्या, जिन पे आप टैक्स पे करोगे आगे फ्यूचर में। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मतलब क्या, जिन पे आप टैक्स अभी पे कर रहे हो और फ्यूचर में आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस जो है डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हैं। और ये कब क्रिएट होगा, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस। सो कैरिंग अमाउंट अगर लेस है टैक्स बेस से तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, ये एसेट का मामला है। एंड अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द टैक्स बेस, तब भी डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। सो दोनों सिचुएशंस में उल्टा बताया गया है। कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है एसेट का देन टैक्स बेस तो लायबिलिटी क्रिएट होगा, कैरिंग अमाउंट एसेट का कम है देन टैक्स बेस तो
एसेट क्रिएट होगा। एंड सिमिलरली लायबिलिटी के केस में अगर कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, और अगर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द टैक्स बेस तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। सो दिस इज फॉर लायबिलिटी। सो दोनों ही चीज़ों के कैरिंग अमाउंट्स हाँ और टैक्स बेस हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, कौन से एसेट्स है कौन से लायबिलिटीज़ है, सबका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग से कैलकुलेट होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिराइव द टेम्पररी डिफरेंसेस। एंड एक बार अगर टेम्पररी डिफरेंसेस आ गए फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कितना है। अभी सवाल आता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। सो डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। अगर एसेट है, डेफर्ड टैक्स एसेट है तो वो जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, और अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में इन आवर बैलेंस शीट। So this is how we'll give the treatment to deferred tax asset and deferred tax liability in the balance sheet. But इसका second effect हमारे P&L में भी जाएगा, जो टैक्स एक्सपेंस के हेड में दिखेगा हमको। बट वहाँ कितना अमाउंट जाएगा, वहाँ कितना अमाउंट जाएगा तो वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है वो अमाउंट माइनस द ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस था आपका डेफर्ड टैक्स एसेट का या लायबिलिटी का, ये जो बैलेंस अमाउंट होता है ये अमाउंट जाएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ओसीआई में। सो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो होता है दैट एक्सपेंस इज शोन इन द सो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपके बैलेंस शीट में जाएगी, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो होगा वो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर ओसीआई में जाएगा एज व्हाट। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, करंट टैक्स के नीचे टैक्स एक्सपेंस वाले हेड में। तो ये था द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलो देख लेते हैं इसको। सो क्लोजिंग बैलेंस जो है डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करंट एसेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या ओसीआई। बट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है वो माइनस द ओपनिंग बैलेंस जो था, वो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो जाएगा हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है पिछले साल, तो डबल से क्यों रिकॉर्ड करना है ना। तो इसीलिए जो डिफरेंस है बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस, वो डिफरेंस अमाउंट विल गो टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है अबाउट डेफर्ड टैक्स वो ये है दैट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर ओसीआई अकॉर्डिंग टू द आइटम ऑन विच इट इज क्रिएटेड। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज पे आप वो क्रिएट कर रहे हो, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। And deferred tax asset liability recognized in a year are reversed in future. फ्यूचर में वो रिवर्स होगा। कब रिवर्स होगा, जब भी वो एसेट से रिलेटेड टाइमिंग डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, तब आपको जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी जो क्रिएट किया था वो रिवर्स हो जाएगा। Future tax rate specific to the transaction, that is substantially enacted tax rate, is used for computing deferred tax asset and deferred tax liability. So जो भी आगे tax rate determine होता है वो हम use करेंगे for the purpose of computing deferred tax asset and deferred tax liability. So for this session we will stop here, and आगे के क्लास में हम और चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को, डेफर्ड टैक्स एसेट को। अभी तक हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट देखा है, वो है डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट देयर आर डिफरेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है इन द टैक्स बेस एंड द कैरिंग अमाउंट।
तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑल ऑफ इट एंड और बहुत सारी सम्स करेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन जो है और कमांड जो है ऑन इंडेस 12 एकदम स्ट्रांग हो जाए. सो आज के लिए आपको प्रैक्टिस करना है जो भी हमने समझा है अबाउट दिस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन के जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस सभी अच्छे से किया है और सारे सम्स मेरे साथ सॉल्व किए हैं. तो अगर आपने सम सॉल्व नहीं किए हैं तो आई वुड सजेस्ट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेक्चर आप एक बार सारे सम्स जो हमने अभी क्लास में किए हैं वो सॉल्व करके देखो. उससे क्या होगा, डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा. अभी तक तो सिर्फ लायबिलिटी कैलकुलेट किया है तो बहुत इजी लग रहा होगा, बट जब आगे एसेट भी आएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. तो पहले आगे बढ़ने से पहले अभी तक जितना सीखा है उसको अच्छे से क्लियर कर लो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.